यस आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं अमित अमरेश फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स के बारे में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कैरेक्टर वो प्रदान करते हैं। तो उसी में हम लोग यानी कि वन बाय वन जितने भी यूनिटरी फीचर्स हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यानी कि ये पहला फीचर तो ये है, यानी यूनिटरी फीचर ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा वो फ्लैक्सिबल है, यानी कि पर्याप्त रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लैक्सिबिलिटी ये पाई जाती है, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ये प्रावधानों को बहुत ही आसानी के साथ उसके अंदर अमेंडमेंट्स को लाए जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का यूनिटरी फीचर हुआ। फिर हम लोगों ने ये दूसरा इस चीज को देखा कि जो भारतवर्ष में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप्स हैं या सेंटर और स्टेट के बीच में जिस प्रकार से शक्तियों का यानी कि विभाजन हुआ है या बंटवारा हुआ है ये शक्तियों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से हुआ है, शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से हुआ है जिससे कि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और ख़ास करके फिनेंशियल मामलों में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि हमारा जो सेटअप है, हमारे जो यानी कि पॉलिटी का सेटअप है हमारी कंट्री में, तो इस ये सेटअप में जो हमारा ये सेंटर है यानी कि यूनियन लेवल पे जो मुख्य रूप से जो संस्थाएं काम कर रही हैं, खास करके यूनियन लेवल की विधायिका और यूनियन लेवल की यानी कि सेंट्रल लेवल की जो कार्यपालिका है वो ज़्यादा यानी कि मजबूत है। और मजबूत इस सेंस में है कि वैसे सारे ये सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से या प्रशासनिक के दृष्टिकोण से, तो वैसे सारे इश्यूज के ऊपर लॉ मेकिंग और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी है और उससे संबंधित जो अथॉरिटी है वो आपको यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड वो की गई है। यानी कि हमारे देश की संसद और जो ये केंद्रीय सरकार है उनको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिली हुई हैं प्रशासनिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, विधायी मामलों में, तो जिसके के कारण सेंटर जो है वो ज़्यादा मजबूत है। तो ये भी एक प्रकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यूनिटरी फीचर हुआ। अब तीसरा हम लोग देखेंगे इस फीचर को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर जो कि यूनिटरी कैरेक्टर का है, जिसके के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पे कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन ये राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा में हम लोग इस चीज को जानते हैं कि यूनियन लेवल पे यानी कि ये केंद्रीय स्तर पे हमारा ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल का मतलब हुआ कि द्विसदनात्मक, यानी हमारे संसद में दो सदन है, लोकसभा और ये राज्यसभा। और जो राज्यसभा जो है वो
यानी कि उसका निर्माण इसलिए ये किया गया है, मतलब उसके ये पर्पस तो ये बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लॉ मेकिंग का काम अगर हो रहा है, कानून का अगर ये निर्माण ये किया जा रहा है, तो हड़बड़ी में आकर के या तुरंत फुरत में आकर के कानून को यूं ही ये लोकसभा ना पास कर दे, एक सेकंड थॉट मिले ये कानून को, और भी ये माइन्यूटली उस कानून को यानी उस ये विधेयक के ऊपर चर्चा हो सके, और जो यानी कि वैसे लोग जो कि लोग कॉम्पिटिटिव ये पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये लोकसभा के जो सदस्यों का ये चुनाव होता है, उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी कि भारतवर्ष के जो एलिजिबल ये वोटर्स हैं, वो वोटर्स वो डायरेक्टली जाकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र से, यानी कि लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो अपने अपने ये लोकसभा ये निर्वाचन क्षेत्र से अपने ये प्रतिनिधि को चुनते हैं। और हम आप और जो भी भारतवर्ष की सामान्य जनता है और जो कि एलिजिबल ये वोटर्स हैं, वो डायरेक्टली जाकर के वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और यानी लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि का वो चुनाव करते हैं। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, और लोकसभा जो है ये लोगों के विल को रिप्रेजेंट करता है। यानी भारतवर्ष के देश की जो सामान्य जनता है, उस सामान्य जनता की इच्छा को, उसके विल को रिप्रेजेंट करता है ये लोकसभा। एक दूसरा सदन भी ये बनाया गया आपको यूनियन लेवल पे, तो उस आपको सदन को बनाने का ये भी एक उद्देश्य था कि वैसे लोग जो कि कॉम्पिटिटिव ये पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो जहां पे ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा ये कंपटीशन हो जाता है। हम लोग देखते ही हैं, लोकसभा या विधानसभा का ये चुनाव हो या लोकसभा के ही अभी ये बात करें, तो उस इलेक्शन में ये कितने ये पैसे ये खर्च होते हैं, कितना उसमें ये मोल जोल ये शुरू हो जाता है, और किन किन प्रकार के हथकंडों को उसमें अपनाया जाता है जो ये कैंडिडेट्स हैं वो अपने ये जीत को सुनिश्चित करने के लिए। बहुत ही वहां पे इंटेंस कंपटीशन है। यानी वैसे लोग जो कि लोकसभा में किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो वैसे लोग जो हैं काफी संख्या में हैं। भिन्न भिन्न ये प्रकार के धन, बल, बाहुबल, अन्य भी ये बहुत सारी ये तिकरमबाजियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके के कारण ये लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ये काफी ये कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो वैसे लोग जो कि लोग इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में वो सस्टेन वो नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सारा जीवन उसका एकेडमिक रहा है, या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका कि सारा जीवन उसने ये सोशल सर्विस में गुजारा है, या वैसा व्यक्ति जो कि किसी ये क्षेत्र विशेष का माहिर व्यक्ति है, कोई प्रोफेशनल है बहुत ही हाई कैलिबर का, या वैसे लोग जो कि आर्ट से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग जो स्पोर्ट्स से ये जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ यानी कि वैसे लोग जो कि वेटरन्स हैं हमारी कंट्री के, और जिनके पास बहुत ही उनका राइप एक्सपीरियंस है, उनका यानी कि अनुभव है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, तो वैसे भी लोगों की ये सेवा जो है वो देश को मिल सके। क्योंकि वैसे लोगों को अगर आप ये लोकसभा का इलेक्शन ये लड़ने के लिए अगर उनको मैदान में आप उतार दीजिएगा, तो वो लोग
ठट ही नहीं पाएंगे। ठटने का ये अर्थ हुआ कि वहां वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां इतना थ्रोट कट कंपटीशन है, इतना इंटेंस कंपटीशन है कि उस ये कंपटीशन में ऐसे लोग सस्टेन ही नहीं कर सकते। सारा जीवन इन लोगों ने एक प्रकार से इस प्रकार से गुजारा है जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में उन्होंने कोई ये साधना की हो। तो ऐसे भी जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो कि वेटरन्स हैं, जो कि पब्लिक लाइफ के एक एसेट्स हैं हमारी कंट्री में, जो कि मानवीय जीवन के भिन्न भिन्न ये क्षेत्रों का या भिन्न भिन्न यानी कि विषयों के वो विशेष जानकार हैं, उनका एक्सपीरियंस है उस क्षेत्र में। तो वैसे लोगों का भी लॉ मेकिंग के क्षेत्र में यानी कि ये कानून के ये क्षेत्र में, कानून बनाने के क्षेत्र में उनका भी ये सहयोग लिया जा सके, वो भी चर्चा कर सके, अपने थॉट्स को रख सके। तो इस कारण ऐसे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए भी राज्यसभा का निर्माण ये किया गया है, यानी कि यूनियन लेवल पे लेजिस्लेचर को बाइकैमरल ये रखा गया है। जब राज्यसभा यानी यूनियन पार्लियामेंट के बारे में हम जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मैं इन सारे चीजों को बताऊंगा कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों के रेस्पेक्टिव ये पावर्स क्या हैं, अन्य भी बहुत सारी बातें। तो अभी एक मतलब यानी नटसेल में मैं इस चीज को रख रहा हूं। तो राज्यसभा का सिग्निफिकेंस एक तो ये भी है कि ये वैसे लोगों को हार्बर करता है या वैसे लोगों को अपने में रखता है, अपने सदस्य के रूप में वो रखता है, जो कि अपने अपने ये क्षेत्रों के वो पारंगत लोग हैं, वेटरन्स लोग हैं, जिन्होंने कि एक साधनापूर्ण ये जीवन को जिया है और जिनको अपने अपने विषय संबंधित क्षेत्रों में जिनको महारत हासिल है। तो ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस से भी देश का ये भला हो सके और जो लॉ मेकिंग का काम है, कानून के निर्माण का जो कार्य है, जिसकी की जिम्मेवारी यूनियन पार्लियामेंट को सौंपी गई है, यानी कि भारतीय संसद को सौंपी गई है, तो उस कानून के निर्माण के ये कार्य में ऐसे लोगों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए राज्यसभा या कॉन्स्टिट्यूशनली जिसे हम लोग बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसका गठन किया गया है। हमारे संविधान में इसका ये प्रावधान है। लेकिन राज्यसभा का एक और कार्य है, एक और इंपॉर्टेंट इसका ये सिग्निफिकेंस है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग ये सुनते होंगे राज्यसभा राज्यसभा राज्यसभा। एक तो जान लीजिए कि राज्यसभा के जो भी ये सदस्य हैं उनका ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन है। 245 उसकी ये सदस्य संख्या है और 200 यानी कि ये 33 लोग जो हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो आते हैं। और उनके इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में अलग से ये क्लास ही होगा, उसमें हम आपको बता देंगे। और 12 लोग जो हैं, ये 12 लोग ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि मनोनीत वो लोग ये सदस्य होते हैं। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप समझिए राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा का गठन इसलिए भी किया गया है हमारे संविधान में, यानी हमारी ये व्यवस्था में, कि भारतवर्ष का जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे देश में जो फेडरल पॉलिटी काम कर रही है, उस सिस्टम में जो भिन्न भिन्न राज्य हैं हमारे देश के अंदर, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों के हित को
उनके इंटरेस्ट को यूनियन लेवल पे, यूनियन यानी लेजिस्लेचर में उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। यानी कि राज्यसभा जो होती है वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के हित को, उनके इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करती है यूनियन लेवल पे, जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यानी कि एक केंद्रीय सरकार जो है या केंद्र के स्तर पे जो भी ये संस्थाएं काम कर रही हैं, वो संस्थाएं राज्यों के ऊपर हावी ना हो जाएं और राज्यों का जो इंटरेस्ट है, यानी कि राज्यों का जो हित है, वो हित उनका मारा ना जाए, उनका हित अक्षुण्ण रहे। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए भी राज्यसभा का सिग्निफिकेंस है, राज्यसभा का गठन किया गया है। यानी कि यूनियन लेवल पे जो सदन है, यानी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है हमारी कंट्री की, उसको ये बाई कैमरल ये आपको ये बनाया गया है। इसीलिए जो हम लोगों का, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, यानी कि भारतीय आपको यानी कि संसद का उसको बोलते हैं हम लोग अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन हम लोग बोलते हैं। अब आप देखिए यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी ऐसे कंट्री में जाओ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल सिस्टम वहां पे या आपको यानी कि कार्य करता है, यानी कि जो ये क्लासिकल फेडरल सिस्टम होता है वो वहां पे ऑपरेशन में है। तो आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका की भी जो ये संसद है, जो अमेरिकी ये कांग्रेस है, और अमेरिकी ये कांग्रेस का ये मतलब हुआ कि ये फेडरल लेवल पे जो उनका लेजिस्लेचर है, जिसको कि हम लोग क्या बोला जाता है कि यूनियन लेवल पे लेजिस्लेचर या मतलब सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर। तो आप यानी अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका का जो वहां का यूनियन लेवल, उसी यानी यूनियन लेवल को ही ये फेडरल लेवल वहां पे बोलते हैं। तो उस लेवल पे जो उनका लेजिस्लेचर है, उस ये लेजिस्लेचर को अमेरिकी ये कांग्रेस बोलते हैं। तो अमेरिकी जो ये कांग्रेस है, ये दो सदनों से वहां पे भी ये बाई कैमरल उनका क्या है, यानी लेजिस्लेचर है, यानी विधायिका है फेडरल लेवल पे। तो वहां पे भी ये दो सदन है और वहां का एक सदन को वहां पे बोलते हैं सीनेट, अमेरिका की बात हो रही है, और एक जो ये सदन है उसको वहां पे बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि हम लोग के यहां, हम लोगों का जो यूनियन लेवल पे जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, लोअर हाउस को बोलते हैं ये लोकसभा। ठीक उसी प्रकार से यानी कि अमेरिका में जो वहां यूनियन लेवल का लेजिस्लेचर है उसे बोलते हैं अमेरिकी ये कांग्रेस, और अमेरिकी ये कांग्रेस भी ये बाई कैमरल है, क्योंकि जहां कहीं भी फेडरल सिस्टम ये पाया जाएगा तो वहां पे ये बाई कैमरलिज्म ये जरूर पाया जाएगा, द्विसदनात्मक ये व्यवस्था ये जरूर पाई जाएगी। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ ये लोअर हाउस है आपको यानी कि लोकसभा, ठीक उसी प्रकार से आप अमेरिकी संसद में जाओगे तो जो वहां का लोअर हाउस है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि सभा इसको बोलते हैं। और जो वहां का अपर हाउस है,
जैसे कि हमारे यहाँ हमारे लेजिस्लेचर का यूनियन लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसका अपर हाउस जो है यानी उच्च सदन जो है जिसे कि राज्यसभा हम लोग बोलते हैं, तो अमेरिका में जो वहां का अपर हाउस है उसको हम लोग ये सीनेट बोलते हैं। अब आप देखिए, अब अमेरिका जो है हम लोग जानते हैं कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज मेड अप ऑफ 50 स्टेट्स। 50 स्टेट से मिलकर के अमेरिका ये बना हुआ है और 50 स्टेट्स को ही सम्मिलित रूप से या 50 स्टेट्स को मिलाकर के जिस फेडरेशन का निर्माण हुआ है उसी को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहां आप देखिएगा जो वहां का उच्च सदन है यानी वहां की जो ये सीनेट है, तो ये राज्यों के हितों को रिप्रेजेंट करने वाली ये संस्था है वहां पे, जिस प्रकार से हमारे यहां राज्यसभा है। और आप ये सीनेट में जाइएगा तो सीनेट की सदस्य संख्या जो है वो 100 है, 100 है। और अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स में से यानी हर एक स्टेट में से 2-2 ये सदस्य जो है वो चुने जाते हैं, या सीनेट में हर एक स्टेट से 2-2 सदस्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वो स्टेट जो है, अब जैसे अमेरिका में मान लीजिए कि 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे स्टेट्स जो हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से यानी कि एरिया के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से वो समान है, ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ स्टेट्स अमेरिका में ऐसे हैं जो कि ये काफी छोटे हैं, उनकी जनसंख्या भी कम है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं अमेरिका में जो कि काफी उनका जियोग्राफिकल एरिया जो है वो काफी बड़ा है, पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है वहां पे। तो अमेरिका में आप देख लीजिए कि 50 स्टेट्स और 50 स्टेट्स में यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन, each and every state has the equal representation in the Senate. यानी कि हर एक स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, जनसंख्या ये कम हो या ज्यादा हो या मीडियोकर हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक स्टेट से 2-2 लोग यानी कि 2-2 सीनेटर्स जो हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं सीनेट में, यानी कि फेडरल लेवल पे जो वहां का उच्च सदन है उसमें हर एक स्टेट से 2-2 ये प्रतिनिधि होते हैं। अब उनके इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो वहां के सिस्टम में वो अलग है, वो दूसरी बात है। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, समझने वाली ये बात है कि 2 ही व्यक्ति जाएंगे सीनेट में। भारतवर्ष में अब आप थोड़ा देख लीजिए, इसको कंपेयर कीजिए। भारतवर्ष में भी फेडरल सिस्टम मौजूद है, लेकिन फेडरल सिस्टम की जितनी विशुद्ध रूप से या जितनी ये प्यूरिटी के साथ जो व्यवस्था अमेरिका में मौजूद है, उस टाइप की ये प्यूरिटी लिए हुए फेडरल सिस्टम भारतवर्ष में ये मौजूद नहीं है। हमारे यहां भारतवर्ष में देख लीजिए, हमारा यानी कि हमारे ये पार्लियामेंट में यूनियन लेजिस्लेचर में जो उच्च सदन है हम लोग उसको बोलते हैं राज्यसभा। लेकिन ये राज्यसभा में भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बात भी सही है, हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े भी राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को ले लीजिए,
बहुत बड़ा राज्य है, यानी कि जियोग्राफिकली भी देखा जाए, जियोग्राफिकल एरिया के भी हिसाब से देखा जाए और पॉपुलेशन के भी हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टेट है। और कितने तो ये यानी कि देश ऐसे हैं आपको पूरे विश्व में, खास करके यूरोप में, कितने तो ये यानी कि कंट्रीज ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ये छोटी हैं, वो चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से। और हमारे देश में यानी ऐसे भी राज्य हैं जो कि ये काफी ये छोटे हैं, जैसे मिजोरम हो गया, ये गोवा हो गया, जो कि ये काफी ये छोटे हैं जनसंख्या के भी लिहाज से, जनसंख्या भी वहां की काफी कम है, जियोग्राफिकल एरिया भी काफी ये कम है। तो एक प्रकार की हेट्रोजेनिटी है। हालांकि अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट जो है वो बिल्कुल यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से ये सारे स्टेट्स जो हैं, 50 जो स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो एक समान ही है। नहीं, वहां पे भी हेट्रोजेनिटी है, लेकिन वहां पे फेडरल प्रिंसिपल को बहुत ही फोर्सफुली वहां पे इंप्लीमेंट किया गया है और वहां पे ये व्यवस्था रखी गई है कि द साइज or the population of any state doesn't matter while deciding its representation in the Senate। जबकि भारतवर्ष में हमारे यहां यानी कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, राज्यों का, वो बेसिकली पॉपुलेशन पे आधारित है। यानी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बड़े बड़े ये राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, तो यहां से ये यानी कि बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के लिए चुन करके जाते हैं। और इसकी तुलना में देखिएगा कि जो बहुत ही छोटे स्टेट्स हैं, यानी कि गोवा हुआ, मिजोरम हुआ, तो ऐसे भी स्टेट हैं जो कि फुल फ्लेजेड स्टेट हैं, लेकिन वहां से राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है ये मात्र एक सदस्य का है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, यानी कि होना तो ये चाहिए था, यानी कि अगर भारतवर्ष अगर विशुद्ध रूप से अगर फेडरल पॉलिटी को अगर हम लोगों ने अपनाया होता, यानी फेडरल पॉलिटी के विशुद्ध वर्जन को अगर हम लोगों ने अपनाया होता, तो भारतवर्ष के हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता हमारे देश की जो संसद है उसके यानी उच्च सदन में, यानी कि राज्यसभा में। लेकिन चूंकि विशुद्ध रूप से यानी कि फेडरल सिस्टम के विशुद्ध वर्जन को हम लोगों ने नहीं अपनाया, जिसके के चलते राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि फेडरलिज्म का जो स्पिरिट होता है, यानी कि फेडरल सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके वो अगेंस्ट में जाती है। तो ये आपका यूनिटरी फीचर हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आशा है आप लोग इस चीज को आप लोगों ने ये समझा होगा। इसमें ये बहुत सारी बातें और भी आगे ये क्लियर होंगी। तो छोटे छोटे ये वीडियोस को रखना है, आधा घंटा मैं कोशिश करता हूं कि इतना में आधा घंटा यानी 35 मिनट का वीडियो हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो में समझ में नहीं आती है बात और घड़ी पर से ये ध्यान हट जाता है, जिससे कि अभी उतना ये लेंदी वीडियो शायद अभी नहीं होना होगा। थोड़ा आगे चल करके इसको और हम लोग स्ट्रेच देंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे हम यानी कि स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप मीन्स ये फुल स्टॉप नहीं कर रहे हैं।
डिस्कशन जो है वो आगे भी ये जारी रहेगी। इसके बाद अब हम लोग यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक और यूनिटरी फीचर को देखेंगे और उसका टॉपिक यही होगा कि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही ये पार्ट है। यानी हमारे देश में वो चाहे यूनियन लेवल पे या स्टेट के लेवल पे जो कार्यपालिका काम कर रही है, वो कार्यपालिका विधायिका से उसका अनन्योन्याश्रय संबंध है, वो इनएक्सट्रिकेबली एसोसिएटेड है, इनसेपरेबली एसोसिएटेड है। जबकि विशुद्ध रूप से जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है ना, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, किसी भी एक गवर्नमेंट के यही तीन यानी कि ये प्रमुख ऑर्गन्स होते हैं। तो जो विशुद्ध रूप से फेडरल सिस्टम होता है उसमें यानी कि आपको ये गवर्नमेंट के इन तीनों ही यानी अंगों के बीच में, इन तीनों ही ऑर्गन्स के बीच में बहुत ही क्लियर कट डिवीजन होता है। जैसे अमेरिका में आप जाइए तो जो वहां का एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका का हेड है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। और अमेरिकन ये प्रेसिडेंट का बिल्कुल एक अलग से चुनाव ही होता है उसका, यानी कि वो सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। ये अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो वहां की यानी कि अमेरिकी ये आपको ये कांग्रेस है। और अमेरिकी ये कांग्रेस में ये दो सदन हैं जिसको कि हमने बताया था, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और फिर एक और ऑर्गन है उनकी, ये जुडिशरी है। तो वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, गवर्नमेंट की ये तीनों ऑर्गन्स हैं, वो उनमें एक दूसरे से ये किसी भी प्रकार का यानी कि ये संबंध नहीं है, सब सेपरेटली वो काम करती है, सब यानी कि सेपरेटली वो काम करती हैं। और व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया गया है जिससे कि चेक एंड बैलेंस की स्थिति ये बनी रहे, यानी कि गवर्नमेंट के उच्चतम स्तर पे चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहे। यानी कि ये कोई भी ये संस्था जो है, वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, कोई भी ये संस्था जो है वो आर्बिट्री मैनर में या विमिस्कल मैनर में वो काम करना ना शुरू कर दे। तो इसके लिए बहुत सारे संस्थागत चेक्स एंड बैलेंसेस ये बनाए गए हैं वहां पे। लेकिन ये तीनों संस्थाएं हैं, इनका सेपरेट इनका एग्जिस्टेंस है। और तीनों ही संस्थाओं के जो पोजीशन होल्डर्स हैं, यानी कि जो लोग उन संस्थाओं में विराजते हैं, उनके इलेक्शन का या उनके अपॉइंटमेंट की जो ये प्रक्रिया है, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो और जबकि ये भारतवर्ष में देखिएगा, हम कल के क्लास में समझाएंगे, अगले यानी कि क्लास में हमारी जो ये कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका के लिए अलग से चुनाव नहीं होता है हमारे देश में, बल्कि जो कार्यपालिका है ये हमारी ये विधायिका से, यानी विधायिका का मतलब हुआ पार्लियामेंट, ये संसद, उसके साथ वो इनसेपरेबली एसोसिएटेड है, जो कि यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे। अब तो ये यानी कि ये ठंडा ये धीरे धीरे खत्म होने के ये कगार पे है कि आपने भी वैसे ही स्थिति ये बना रखी है कि होता है कि ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो अगर आपकी ऐसी ये प्रवृत्ति हो गई है
कल 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 कल। तो यही आपके लिए या हमारे लिए, अगर मैं भी इस चीज को अगर ये करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो विश्वास कीजिए वो चीज हमारे जीवन में एक समय में वो ये काल हो जाएगी। तो ये कल और काल में हिंदी के हिसाब से देखिएगा तो ज्यादा का अंतर नहीं है, एक लाइन का अंतर है। तो ये कल जो है ये कभी आता है नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ये प्रवृत्ति होती है। और इस चीज को समझ लीजिए कि अगर ये कल को भी, इफ द टुमारो हैज टू कम इन योर लाइफ, इट विल ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ ए narrowest slot of time which is called now। कल को भी अगर आना है आपके जीवन में, आज के रूप में आना है, और आज में भी यानी अब के रूप में आना है। अब ये जो टाइम है, अभी जो हो रहा है, इसी समय में ही हमारा अस्तित्व है, और अब में ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो समय के महत्व को पहचानना, कल वाली बात यह है, जो ये कल के चक्कर में पड़ते हैं वो सिंपल सी बात यानी उनके लिए यही होती है कि उन्होंने अपने ये वर्तमान समय को, यानी कि जो उनको अपॉर्चुनिटी ये मिली, एंड ही हैज लॉस्ट हिज अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ये खो दिया, देन दे विल इनवेरिएबली लुक फॉर द टुमारो। तो इसेंशियली अब वो देखना शुरू कर देंगे, यानी कि ये कल की तरफ। और समस्या ये है कि आपको ये कल आता कभी है नहीं, वो आएगा तो आज में आएगा, अब में आएगा। तो आज में रहना सीखिए, और आज में भी यानी अब में रहना सीखिए। अगर थोड़ा बहुत भी ये काम हम लोग ये कर पाए तो बहुत सारे ये परिवर्तन, बहुत सारे ये चेंजेस आ सकती है हमारे जीवन में। होपफुली आपने हमारी बात को ये समझा, और आपने ये ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका ये धन्यवाद। आज का क्लास यही यानी कि समाप्त होता है। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।